का सेगमेंट है जी। और थोड़ी शुरुआत में ही बात मैंने की थी अबाउट माय फुट पेन, लेकिन आपको पता है किसी किस्म का भी जो पेन होता है, खास तौर पे अगर जॉइंट्स की बात की जाए, मुझे लगता है हम सबको ये ऑस्टियोआर्थराइटिस तो विरसे में मिला है पाकिस्तान में। पूरे साउथ एशिया में आप देख लें कि आमतौर पे खवातीन भी और मर्द हजरात भी जॉइंट पेन की और इस तरह की हड्डियों के दर्द की तकलीफों का बार बार जिक्र कर रहे होते हैं। लेकिन खास तौर पे आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है, अगर मैं कराची में देखती हूँ तो हर तरफ मुझे बाइकर्स नजर आते हैं, सड़कें उल्टी सीधी नजर आती हैं। इस पे भी हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरह बार बार इस सवारी पे सवार करते हुए और जो बहुत सारे पॉट होल्स हैं, झटके हैं, उसको लेते हुए लोगों की कहीं ना कहीं या तो नेक में, शोल्डर्स में या बैक के किसी हिस्से में प्रॉब्लम होने लगती है। सो व्हाई डज इट हैपन और हम अपनी एहतियात कैसे कर सकते हैं? आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमर फयाज, जो कि कायरोप्रैक्टर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पेन मैनेजमेंट के हवाले से बात करते हैं। मुख्तलिफ इसमें आपको स्कूल्स ऑफ थॉट मिल जाएंगे। कई दफा आप कोई तकलीफ लेके किसी ऑर्थोपीडिक सर्जन के पास जाएं तो वो शायद आपको सर्जरी का मशवरा देगा, कोई आपको पेन मैनेजमेंट के लिए इंजेक्शंस का मशवरा देगा। अगर आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी एक्सरसाइज से और एक तरह से वर्जिश करते करते आप आहिस्ता आहिस्ता अपने मसल्स की, अपने जॉइंट्स की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, तो आप वो रास्ता अपनाइए। सो वी वुड लाइक टू नो कि ये सारे ऑप्शंस किन लोगों के लिए मौजूद हैं और किस तरह इनके थ्रू आपने नेविगेट करना है। जी डॉक्टर उमर, मुझे सबसे पहले बताइएगा, ये जो लोग अक्सर ये आपस में लिंक जोड़ते हैं कि जी वो तकिया सख्त या नरम हो गया, इसकी वजह से गर्दन में दर्द हो रहा है, ये कितना सही है और क्या वाकई सिर्फ तकिया बदल देने से आपकी गर्दन का दर्द चला जाता है? जी सिद्रा, बिल्कुल। तकिया, स्लीपिंग पोस्चर एक फैक्टर है, लेकिन हर नेक पेन की वजह जो है वो पुअर स्लीपिंग पोस्चर या पिलो नहीं हो सकता। अक्सर पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं जी मैं सुबह जब सो के उठा तो मेरी गर्दन अकड़ी हुई थी जी। और उसको फिर समझाना पड़ता है कि देखें, मसल जो है वो ओवर द नाइट या ओवर द डे जो है ना स्टिफ नहीं होता, उसको स्टिफ होने में कई साल लगते हैं। और वो हमारी अपनी कोताहियां होती है, पुअर सिटिंग पोस्चर ड्यूरिंग वर्क आवर्स, ट्रैवलिंग, ड्राइविंग, और जैसा आपने शुरू में कहा कराची की सड़कें, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे बड़ी चीज जो होती है हमारे यहाँ आजकल जो मैं देख रहा हूँ अपनी प्रैक्टिस में, कि लैक ऑफ एक्सरसाइजेस। अगर आप किसी से पूछें कि लाइफस्टाइल कैसा आपका, हेल्दी लाइफस्टाइल है, और जी बस काम करके घर जाते हैं फिर टाइम नहीं मिलता, तो लैक ऑफ एक्सरसाइजेस। हमारे मसल्स को रेगुलर एक्सरसाइजेस की नीड है। हम सारा दिन काम करके अपने मसल्स को फटीग करते हैं, तो अगर हम रिटर्न में उन्हें कुछ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग ना करें तो वो स्टिफनेस बढ़ते 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 इस नहज पे पहुंच जाती है कि फिर जब आप सुबह सो के उठते हैं एक दिन तो आपकी नेक बिल्कुल स्टिफ होती है। बिल्कुल सही। डॉक्टर उमर, मुझे ये बताइएगा कि सिर्फ और सिर्फ बात यहाँ पे अगर माफ कीजिएगा जी, पता चल रहा होगा आपको कि मौसम बदल गया और हमारे यहाँ दुश्मन है जहाँ फिर भी एसी फुल चला के मुझे पे रखा हुआ है उन्होंने। इसको जरा बदल दें भाइयों तो बड़ा एहसान होगा आपका। आगे बढ़ते, जो मेरा आपसे सवाल था, द क्वेश्चन इज के जब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की तो कई लोगों के जहन में सिर्फ और सिर्फ वजन कम करने की बात आती है और उसके लिए हम या तो मीलों चलना शुरू कर देते हैं, हम गार्डन में या फिर किसी पार्क में वॉक करते हैं। मेरा अक्सर लोगों से ये सवाल होता है कि सडन जो आपके सर्टन मसल्स ग्रुप्स हैं उनको तो आप बहुत एक्सरसाइज में ला रहे हैं, यानी एक ही पोस्चर में आप वॉक कर रहे हैं, लेकिन इज दैट रियली गुड फॉर अस या ये आहिस्ता आहिस्ता हमें और स्टिफनेस की तरफ ले जाते हैं? क्योंकि लोग आमतौर पे ना स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, ना वार्म अप कर रहे हैं, ना कूल डाउन कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है आपने सुन, और ऐसा ही है। लोग वॉक करके समझते हैं कि हमने कंप्लीट कर लिया अपना वर्कआउट एंड दैट इज इनफ। ऐसा नहीं होता। वॉक इज कार्डियो, उससे आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम इंप्रूव रहता है, अच्छा रहता है, लेकिन आपको हर मसल को स्ट्रेच करना है। डेली बेसिस पर आपको हर मसल को स्ट्रेच करना है। आपको अपने जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन का ध्यान रखना होता है और उसके लिए आपको प्रॉपर एक अच्छा सा एक्सरसाइज प्लान बनाकर उसको डेली बेसिस पे करना है। बिल्कुल सही। सिर्फ वॉक करने से आपके नेक टू टो सारे मसल्स कवर नहीं होते। और वेट लॉस की जहां तक बात आती है तो उसमें देखें, वो तो रिसर्च से साबित है कि 70 to 80% रोल जो है वेट लॉस में और वेट गेन में डाइट का है। Only 20% एक्सरसाइज। बिल्कुल सही। डॉक्टर उमर, मुझे ये बताइएगा, अक्सर जो मैं आजकल ऑफिसेज में देख रही हूँ, एक तो ओपन सीटिंग प्लान्स होते हैं, लेकिन ऑप्टिमल हमारा जैसे ज्यादातर दिन का अगर हिस्सा बैठकर अपने वर्क स्टेशन पे काम करते हुए गुजरता है तो उसमें हाइट क्या होनी चाहिए हमारी चेयर की, हमारे वर्किंग स्टेशन की, और खास तौर पे अगर मैंने देखा है लोग लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और आपकी टेबल बहुत नीचे और आपकी खुद हाइट ज्यादा है तो हर वक्त आपकी गर्दन झुकी
लगी रहती है उस गैजेट को देखने के लिए, उस स्क्रीन को देखने के लिए। तो इसमें कुछ अगर लोगों को कुछ फॉर्मूला बता दें कि क्या उसकी हाइट होनी चाहिए, और छोटे बच्चे भी आप उनको देखें टैब या डिवाइस लेकर वो कभी या तो सोफे पे लेटे आपको पाए जाएंगे, कोई बैठ के इस्तेमाल कर रहा है, कोई लेट के इस्तेमाल कर रहा है, क्या इससे भी गर्दन स्ट्रेन नहीं होती हमारी? बिल्कुल होती है, और यही सारी वजूहात हैं। पुअर सिटिंग पोस्चर्स, घंटों लैपटॉप का और गैजेट्स का इस्तेमाल। और हमारे पास आप यकीन करें कि हमारे क्लिनिक के जो क्लाइंट आते हैं हमारे पास, तो आजकल हमारे पेशेंट्स में 20 साल से लेकर 40 साल की एज ग्रुप के लोग ज्यादा हैं जो नेक और बैक पेन की कंप्लेन के साथ आते हैं। एक जमाना था कि अगर इस एज का कोई लड़का या लड़की नेक पेन या बैक पेन की कंप्लेन करता था तो बुजुर्ग हंसते थे उनसे कि बूढ़े हो गए हो। लेकिन आजकल अगर आप देखें तो आज ये रेशो जो है ना यंगस्टर्स में ज्यादा है बैक पेन का। और हमारी सिटिंग का पोस्चर जो है, हाइट भी इम्पोर्टेंट है कि कम से कम 18 इंच की हाइट होनी चाहिए आपकी चेयर की। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप अपनी चेयर को अपने डेस्क के इतना करीब लेके आए, जब आप घंटों कंप्यूटर पे काम करें अपनी चेयर को टेबल के इतना करीब रखें कि आपका जो डेस्क है वो आपकी टमी को टच करे, ताकि आपको लीन फॉरवर्ड ना होना पड़े। हमारे यहाँ मोस्टली क्या होता है कि चेयर और टेबल के बीच एक डिस्टेंस होता है, तो जब आप लैपटॉप पे काम करने लगते हैं तो आपको आगे झुकना पड़ता है। बिल्कुल सही। बिल्कुल ये छोटा सा एरर है, अगर इसकी हम करेक्शन कर ले तो हम काफी सारे मसाइल से अपने आप को बचा सकते हैं। एब्सोल्युटली। उमर, अब थोड़ी सी और मैं रेगुलर जो चीजें हमारी नजर में आती हैं उनके बारे में बात करना चाहूंगी। मुझे बताइए, जगह जगह हमारे यहाँ सैलॉन्स हैं, स्पाज हैं, जो अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड हो तो आपको मसाज ऑफर करते हैं। आपके ख्याल में ये लोग कितने क्वालिफाइड होते हैं? बिकॉज समटाइम्स आई वंडर कि अगर आपने गलत अंदाज में बहुत कोई हाई प्रेशर मसाज कर दी तो उससे भी तो नुकसान ज्यादा हो सकता है। जी जी बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, और हमारे पास ऐसे केसेस आते भी हैं। तो क्वालिफाइड मसाज, क्योंकि हमारे यहाँ मसाज थेरेपी की कोई एजुकेशन है नहीं किसी भी लेवल पे, ना कोई एकेडमी है, ना कोई यूनिवर्सिटी इसमें डिप्लोमा या कोर्सेज ऑफर करती है। तो ये सब एक तरह से वो सीखे हुए लोग होते हैं, और उसमें अक्सर वो जो है आपको एंटरटेन करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर देके आपके मसल फाइबर्स को डैमेज कर देते हैं। बिल्कुल सही। तो इसमें यहाँ पर अभी कुछ जगह पर स्पोर्ट्स मसाज जो क्वालिफाइड लोग कर रहे हैं वो ऑफर कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आवाम को उस तरफ जाना चाहिए। ओके, तो आप जिससे भी अपनी मसाज, जो भी आपका थेरेपिस्ट है उसका क्वालिफाइड होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप समझ रहे हैं आपको, आपके मसल्स को और आपकी बॉडी को वो रिलैक्स कर रहा है, बट ऑन दी अदर हैंड वो आपको डैमेज भी कर सकता है। मुझे ये बताइए जी, अक्सर जब क्लाइंट उनको बताता है कि यार मुझे जैसे नेक में मुझे पेन हो रहा है, तो वो उस लोग ज्यादा फोकस हो जाते हैं, और फिर उसके ऊपर जब वो जोर आजमाई और इस तरह की कुछ टेक्निक्स अप्लाई करते हैं तो उसमें वो पेन बढ़ा भी देते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर उमर मुझे बताइएगा कि हम बड़ा कॉमनली सुनते हैं कि जो स्लिप डिस्क का हो जाना बड़ा कॉमनली सुनते हैं, और मुख्तलिफ डिस्क का नर्व को पिंच करना हम बार बार सुन रहे होते हैं। तो ये नर्व पिंच क्यों करते हैं मुख्तलिफ जो मोरे होते हैं हमारी स्पाइन के, और इसका इलाज क्या है? देखिए, डिस्क जो है ना, डिस्क बेसिकली दो वर्टेब्रा के बीच एक कुशन है जो कि शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है, और उसके बाहर आने की वजूहात, डिस्क बल्जिंग और डिस्क हर्निएशन की वजूहात मल्टीपल्स होती हैं, कहीं भी कोई भी रीजन हो सकता है, मगर हर डिस्क बल्ज का इलाज सर्जरी नहीं होता। ठीक है, एक सर्टेन लेवल होता है प्रेशर का, जब वो डेवलप होता है तो फिर हम खुद भी पेशेंट को कहते हैं कि आप चाहे सर्जरी करवाएं, अगर डिले करेंगे तो नुकसान होगा। लेकिन हर डिस्क बल्ज का इलाज सर्जरी नहीं है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा कि आम आदमी जब आता है तो वो अपनी MRI की रिपोर्ट को देख के बहुत परेशान होते हैं कि मेरे डिस्क बल्ज हो गया। तो उन्हें फिर समझाना पड़ता है कि भाई डिस्क बल्ज है मगर इतना नहीं है, इसके साथ आप एक अच्छी नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं, आप जिम वर्कआउट कर सकते हैं, आप ड्राइव कर सकते हैं, यू कैन डू एवरीथिंग। बिल्कुल सही। हर डिस्क बल्ज से परेशान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन ये जो नर्व पिंच की मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये किस वजह से होता है? वही जब डिस्क का कुछ पोर्शन जब बल्ज आउट होकर बाहर आता है जी, तो वो कॉर्ड से निकलने वाली जो नर्व रूट्स होती हैं उसके ऊपर प्रेशर डेवलप करता है। प्रेशर डेवलप और उससे जब वो प्रेशर आता है तो फिर उससे पेन के सिग्नल्स रेडिएट करते हैं लेग्स में। अगर आपकी लोअर बैक में लंबर स्पाइन में डिस्क बल्ज होगा तो आपकी लेग में पेन रेडिएट करेगा, अगर आपकी नेक में सर्वाइकल स्पाइन में होगा तो आपके आर्म में रेडिएट करेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, ये आपने जिस तरह इशारा दिया कि बहुत सारे सैलॉन्स वगैरह में अगर जाओ और आप मसाज करा रहे हो तो नोड्स की बात करते हैं, यानी आप मसाज करते हुए आपको गिल्टी जैसी चीजें अपनी नेक में, अपने शोल्डर्स में, इवन अपने पैरों में फील हो सकती हैं। ये नोड्स क्या होते हैं? ये एक सर्टन एक तरह का स्ट्रेन मसल पे पड़ रहा है जिसकी वजह से बन रहे, और क्या उनको बहुत ज्यादा जोर आजमाई करके डिसॉल्व करना चाहिए, या उसका हल क्या है?
इसमें ये समझना कि मसल नॉट जो होती है, नॉट बेसिकली कुछ मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके। कॉन्ट्रैक्ट होकर वो एक नॉट की फॉर्म में आ जाते हैं, तो वो बहुत अक्सर डीप भी होते हैं। देखिए मसल्स की लेयर्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कहीं पे फोर्थ लेयर भी होती है। जी। तो मसाज के थ्रू आप हमेशा सिर्फ सुपरफिशियल लेयर्स पे काम करते हैं। सही। और जो डीप सेकंड या थर्ड लेयर में नॉट्स होती है उस तक आपकी अप्रोच नहीं होती। अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर देंगे तो आप मसल को और सोर कर देंगे। सही। तो इसके लिए हम जो यूज करते हैं, मैं अपनी प्रैक्टिस में यूज करता हूँ ड्राई नीडलिंग टेक्निक। ओके। ड्राई नीडलिंग एक बहुत सेफ टेक्निक है और बहुत इमीडिएट रिलीफ है, क्योंकि नीडल के थ्रू जब नीडल हम इंसर्ट करते हैं तो उसके थ्रू हम उन नॉट्स के फाइबर्स को इमीडिएट रिलीज और रिलीफ मिलता है पेशेंट। बिल्कुल सही। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, नेक हो या कोई भी मसल में जब दर्द होता है, आजकल इस बात पे बड़ी डिबेट होती है डॉक्टर उमर कि कोल्ड पैक या हॉट पैक, आप बताएंगे इसका रूल ऑफ थंब क्या है, कब कोल्ड पैक का इस्तेमाल करना चाहिए और कब हॉट पैक का? इस तरह कोल्ड पैक जो है वो एक्यूट फेज में काम करता है। इनिशियल जो 48 आवर्स है उसमें अगर आपको स्प्रेन वगैरह या आपको मस्कुलर इंजरी होती है तो आप आइस पैक अप्लाई करें। उसके बाद अगर आपको मजीद कुछ करना है तो फिर हीटिंग काम करती है क्रॉनिक केसेस में। ओके। और जो सबसे जो एक बड़ी लैकिंग में यहाँ देखता हूँ, हमारे यहाँ जो लोग आते हैं 3 साल से उनको नेक और बैक पेन की कंप्लेन होती है, बट दे यूज टू टेक मेडिसिन, पेन किलर। सही। पेन किलर आपको वक्ती आराम देता है, लेकिन वो कभी भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा। हमें उसकी जो रूट्स है उस पर काम करना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर गाइड। जब आपको फौरी तौर पे चोट लगे, अक्यूट पेन के लिए आप आइसिंग कर सकते हैं ताकि मसल्स में अगर इन्फ्लेमेशन है तो वो नीचे हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर एक क्रॉनिक पेन है, आहिस्ता आहिस्ता वो लिंगर ऑन ही करता रहता है, तब सिकाई या फिर हॉट पैक आपके लिए काम आ